आप जानते हैं कि रसायन विज्ञान में आपसे पूछा क्या जाता है, क्या होता है जब कोई अभिकर्मक किसी दूसरे अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है। कैसे प्राप्त करते हो आप एक अभिकर्मक से दूसरा अभिकर्मक या एक अभिकारक से दूसरा उत्पाद। तो हम आज आपको इसी प्रकार के प्रश्नों को हल कराएंगे। सबसे पहला आज का हमारा प्रश्न होगा कि निम्नलिखित से 1 आयोडो ब्यूटेन प्राप्त करने की समीकरण दीजिए। किससे आपको प्राप्त करना है? ब्यूट 1 इन से 1 आयोडो ब्यूटेन। ब्यूट 1 इन से 1 आयोडो ब्यूटेन। अब आप सोचिए कि ब्यूट 1 इन से 1 आयोडो ब्यूटेन कैसे बनेगा। ब्यूट 1 इन यानी आपके पास एक असममित एल्कीन है और हमें आयोडो ग्रुप इस पर लाना है, और वो भी किस पोजीशन पर लाना है? फर्स्ट पोजीशन पर। तो फर्स्ट पोजीशन पर डायरेक्ट रूप से हम मार्कोनी-काफ नियम से हम यदि क्रिया करते हैं तो सेकंड पोजीशन पर आयोडो ग्रुप आ सकता है, लेकिन चूंकि हमें 1 पर लाना है तो हम इस पर सबसे पहले किसकी क्रिया करेंगे? HBr की। किसकी उपस्थिति में? पेरोक्साइड की उपस्थिति में। जब हम ब्यूट 1 इन पर हम HBr की रिएक्शन करेंगे तो इसका ऋणात्मक भाग डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होगी। अब क्योंकि यहां पर एक हाइड्रोजन है और यहां पर 2 हाइड्रोजन है, तो Br कहां पर जुड़ेगा? Br जुड़ेगा आपका पेरोक्साइड की उपस्थिति में पहले वाले कार्बन पर, और यदि पेरोक्साइड उपस्थित नहीं होता तो कहां जुड़ता? दूसरे वाले कार्बन पर। अब Br जुड़ गया पहले कार्बन पर पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो आपको पास क्या बन गया? 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अब आपको ब्रोमो ग्रुप को किस में कन्वर्ट करना है? आयोडो में। यानी Br को हमें किस में कन्वर्ट करना है? आयोडीन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? इस पर हम हैलोजन विनिमय अभिक्रिया, फिंकेलस्टीन अभिक्रिया भी इसको कहा जाता है, इसके द्वारा हम Br ग्रुप को आयोडो ग्रुप में परिवर्तित कर लेंगे। और इसके लिए हम किसकी क्रिया करेंगे? इस पर सोडियम आयोडाइड की। किसकी क्रिया करेंगे? सोडियम आयोडाइड की। किसकी उपस्थिति में? शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में। तो क्या होगा? इसका Br ग्रुप किसके द्वारा रिप्लेस हो जाएगा? I के द्वारा। हैलोजन का आदान प्रदान होगा, अदला बदली हो गई। तो इस प्रकार क्या होगा? हम ब्यूट 1 इन से पहले 1 ब्रोमो ब्यूटेन प्राप्त करेंगे और उसके बाद हम क्या प्राप्त करेंगे? 1 आयोडो ब्यूटेन। क्लियर हो रहा है इतना? अगला जो प्रश्न होगा वो है हमारे पास प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल हमें प्राप्त करना है। अब प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोपीन होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और ऑल ग्रुप किस पर लाना हमें? फर्स्ट पोजीशन पर। तो हम पहले क्या करेंगे? एंटी मार्कोनी-काफ नियम का प्रयोग करेंगे। एंटी मार्कोनी-काफ नियम का प्रयोग करने से इस पर हम HBr की रिएक्शन करेंगे। HBr की रिएक्शन करने से इसका ऋणात्मक भाग द्विबंध के किस कार्बन से जाएगा? उस कार्बन पर जाएगा जहां पर कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या यहां ज्यादा है। यदि यहां पर यदि पेरोक्साइड नहीं होता तो ये Br जाता सेकंड पोजीशन पर। चूंकि हम यहां पर किसकी उपस्थिति में? पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr की क्रिया कर रहे हैं, इसलिए इसका Br कहां जाएगा? इस वाले कार्बन पर जाएगा। तो क्या बन जाएगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब इसके बाद हम यहां पर जलीय KOH की क्रिया करेंगे तो क्या होगा कि जो Br ग्रुप है वो OH ग्रुप के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा। आपको बताया था कि SN क्रियाओं में एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल के द्वारा क्या कर दिया है? यहाँ प्रतिस्थापित कर दिया गया है। तो नाभिकीय प्रतिस्थापन क्रियाओं में Br ग्रुप को OH के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया, तो Br के स्थान पर कौन आ जाएगा? OH आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? प्रोपेन 1 ऑल। तो हम प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल को प्राप्त करते समय 2 स्टेप यूज करेंगे। पहले स्टेप में
प्रोपीन पर HBr की क्रिया पेरोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में करेंगे और उसके पश्चात इस पर हम जलीय KOH की क्रिया करेंगे, जिससे कि क्या होगा, प्रोपीन प्रोपेन 1-ऑल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास 1 क्लोरोब्यूटेन से 1 आयोडोब्यूटेन। सोचिए अब आपको करना क्या है। देखिए इसमें एक आपके पास क्लोरो ग्रुप है और एक आपके पास आयोडो ग्रुप है। मीन्स क्या है कि क्लोरो के स्थान पर आपको क्या लगाना है, आयोडो ग्रुप लगाना है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हैलोजन का आदान प्रदान होता है, विनिमय हो रहा है। जब हैलोजन का विनिमय होता है तो इस अभिक्रिया को हैलोजन विनिमय अभिक्रिया कहा जाता है या फिंकेलस्टीन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, आप जानते हैं फिंकेलस्टीन अभिक्रिया में क्या होता है कि एल्किल क्लोराइड पर यदि हम सोडियम आयोडाइड की क्रिया करें, किसकी उपस्थिति में, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में, तो क्या होगा, ये Cl I के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा और यहां पर क्या होगा, I ग्रुप स्वयं आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या होगा कि हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 आयोडोब्यूटेन। क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 आयोडोब्यूटेन। तो चूंकि इस अभिक्रिया में क्लोराइड का आयोडाइड के द्वारा विनिमय हुआ है, इसलिए इसको हैलोजन विनिमय अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न होगा वो प्रश्न है आपके पास 1 ब्यूटेनॉल से 1 आयोडोब्यूटेन प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे? देखिए इसमें ब्यूटेनॉल में OH ग्रुप है और आयोडोब्यूटेन मींस I। आपको करना क्या है कि OH ग्रुप को I में कन्वर्ट करना है। जब OH ग्रुप को I में कन्वर्ट करना है तो आप याद कीजिए, हम जब इस पर हाइड्रोजन आयोडाइड की क्रिया निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में करेंगे तो OH ग्रुप किसके द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, आयोडीन के द्वारा। ल्यूकास अभिकर्मक आप जानते हो कि जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं वो आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड से निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कर जाते हैं। थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा रखना पड़ता है। तो यहां पर क्या होगा कि OH ग्रुप I से रिप्लेस हो गया तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 आयोडोब्यूटेन। तो इस प्रकार से 1 ब्यूटेनॉल से 1 आयोडोब्यूटेन प्राप्त कर लिया जाता है। अगला जो NCERT में आपको प्रश्न दे रखा है वो है, आपको प्राप्त क्या करना है, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। यानी जो प्रोपेन है इसमें क्या है, 3 कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है और Br कहां पर लग रहा है, आपके पास पहली पोजीशन पर लग रहा है। आपको ये जो Br है इसको कहां ले जाना है, दूसरी पोजीशन पर ले जाना है, यानी Br की स्थिति को परिवर्तित करना है। अब आप सोचिए Br की स्थिति को हम क्या डायरेक्टली परिवर्तित कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर ये प्रयास करेंगे कि ये Br ग्रुप तो हट जाए और इसके स्थान पर यहां पर कोई डबल बॉन्ड आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एल्कोहलिक KOH की अभिक्रिया इस पर करेंगे। एल्कोहलिक KOH की क्रिया से क्या होगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। मीन्स क्या है कि इसमें से हाइड्रोजन भी हटेगा और इसमें से Br भी हटेगा। तो हाइड्रोजन कहां से हटेगा, हाइड्रोजन हटेगा, ये जो आपके पास कार्बन है ये तो अल्फा कार्बन है और ये बीटा है। तो जिस ग्रुप से कार्बन लगा हुआ है उससे अगला वाला ग्रुप बीटा है। और आपको एक रिएक्शन पढ़ाई थी बीटा एलिमिनेशन, कौन सी अभिक्रिया पढ़ाई थी, बीटा एलिमिनेशन। तो Br तो हट गया अल्फा से और हाइड्रोजन कहां से हटेगा, बीटा से। तो इस प्रकार क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, प्रोपीन। अब याद कीजिए आपने पढ़ा था मार्कोनी-काफ एडिशन, मार्कोनी-काफ नियम। मार्कोनी-काफ नियम के अनुसार असममित एल्कीन पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग होने पर इसका ऋणात्मक भाग द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ेगा
जिस पर कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। अर्थात Br कहां जाएगा, सेकंड वाले पर, तो Br चला गया सेकंड पर, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो इस तरह से हम 1 ब्रोमो प्रोपेन को किस में परिवर्तित कर सकते हैं, 2 ब्रोमो प्रोपेन में। क्लियर? आगे देखिए, अगली अभिक्रिया है हमारे पास एथेनॉल से ब्यूट 1 आयन। अब देखिए इस अभिक्रिया में मेन चीज क्या है, मेन चीज आपको जो यहां पर आपको देखना है वो क्या देखना है कि यहां पर एथेनॉल है और एथेनॉल में कितने कार्बन की चेन होती है, 2 कार्बन की चेन होती है। और बनवा क्या रहे हैं आपसे, ब्यूट 1 आयन। ब्यूट 1 2 3 4 कार्बन की चेन बनानी है हमें और उसमें एक त्रिबंध भी आना है। तो क्या हमारे पास कोई ऐसी अभिक्रिया है जो 2 कार्बन को 4 कार्बन में कन्वर्ट कर दे? निश्चित रूप से हमें चेन अपग्रेडेशन करना होगा, यहां पर श्रृंखला का हमें आरोहण करना होगा, श्रृंखला को बढ़ाना होगा। श्रृंखला बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा कि एल्किल हैलाइड पर यदि हम सोडियम एसीटिलाइड की क्रिया कर दें तो हमें उच्चतर कार्बन वाला कोई भी एल्काइन प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एथेनॉल को हम क्लोरोएथेन में कन्वर्ट करेंगे। एथेनॉल को क्लोरो, तो एथेनॉल पर थायोनिल क्लोराइड की क्रिया हम यदि करें तो क्या होगा, ये OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा और इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। अब क्या करें, हमें सोडियम एसिटिलाइड, तो सोडियम एसिटिलाइड कैसे बनाएंगे, एथाइन पर सोडामाइड की क्रिया लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति में हम करें तो क्या प्राप्त होगा, सोडियम एसिटिलाइड। सोडियम एसिटिलाइड जब इस क्लोरोइथेन से सोडियम एसिटिलाइड क्रिया करेगा तो क्या होगा, क्लोरोएथेन और सोडियम, तो ये Na और ये Cl दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बन जाएगा, NaCl, और ये पूरा का पूरा ग्रुप कहां अटैच हो जाएगा, Cl के स्थान पर, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या है इसमें न्यूक्लियोफाइल है एसिटिलाइड ग्रुप HC ट्रिपल बॉन्ड C-, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है आपके पास, और दूसरा न्यूक्लियोफाइल इसमें क्या है, Cl है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और इसमें एसिटिलाइड के द्वारा क्लोराइड को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। क्लियर? अगला जो आपके पास प्रश्न है NCERT का वो है बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त करना है। बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त करना है। तो देखिए अब इसमें 2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कराने बेंजीन में। तो कक्षा 11 में आपने पढ़ा कि बेंजीन का यदि हम हैलोजिनेशन कर दें किसी भी हैलोजन वाहक की उपस्थिति में तो क्या होगा, हैलोजन ग्रुप बेंजीन न्यूक्लियस से जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले बेंजीन पर हमने किसकी क्रिया कर दी, ब्रोमीन की। किसकी उपस्थिति में, फेरिक ब्रोमाइड हैलोजन वाहक की उपस्थिति में, अंधेरे में। तो बेंजीन पर Br ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया तो क्या बन जाएगा, ब्रोमो बेंजीन। अब जो Br होता है इसका डायरेक्शनल इफेक्ट क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा। जानते हैं कि Br का जो डायरेक्शनल इफेक्ट होता है वो कौन सा होता है, ऑर्थो एंड पैरा। बनवाया क्या है हमसे, 4। तो आप जरा थोड़ा सा इसको देखिए कि Br का डायरेक्शनल इफेक्ट कैसे निकालेंगे। ये हमारे पास ब्रोमोबेंजीन है। अब ये स्थिति तो ऑर्थो है इसकी, और ये स्थिति क्या है इसकी, ये पैरा है। तो हमें NO2 ग्रुप कौन सी स्थिति में लाना है, पैरा स्थिति में लाना है। और नाइट्रेशन में कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, NO2। अब इसका इफेक्ट ज्यादा, यानी ये मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है, 4, यानी जो आपके पास पैरा प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। तो हमने यहाँ नाइट्रेशन कर दिया किसकी उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो क्या होगा, NO2 ग्रुप आ जाएगा Br के सापेक्ष पैरा स्थिति में, यानी 4th स्थिति में। 1 2 3 4, ये पोजीशन कौन सी है, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन।
या हम कह सकते हैं ये ग्रुप कौन सी स्थिति में, पैरा, तो पैरा नाइट्रोब्रोमो बेंजीन भी हमारे पास इसको बोला जा सकता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है एनसीईआरटी का वो है आप कैसे प्राप्त करेंगे बेंजिल अल्कोहल से 2-फेनिल एथेनोइक एसिड। बेंजिल अल्कोहल क्या होता है? देखिए बेंजिल जो समूह होता है उसमें बेंजीन न्यूक्लियस से CH2 जुड़ा होता है और OH ग्रुप इसके साथ लग रहा है, तो बेंजिल अल्कोहल हो गया। अब इससे 2-फेनिल एथेनोइक एसिड, इसका मतलब क्या है आपको कि यहां पर कार्बन चेन को अपग्रेड करना है। कार्बन चेन को क्या करना है? अपग्रेड करना है। तो अपग्रेड करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले हम इस अल्कोहल को यहां से हटाएं और इसके स्थान पर हमें क्या लगाना है? हैलोजन ग्रुप। और फिर हैलोजन ग्रुप को हटाएं, उसके स्थान पर हम कौन सा ग्रुप लगाएं? साइनाइड ग्रुप लगाएं। यानी पहले तो इसको हम हटाएं और इसके स्थान पर कौन सा ग्रुप लगाएं? हैलोजन ग्रुप। और उसके बाद हम इस पर क्या लगाएं? साइनाइड ग्रुप। और फिर इसका हम क्या कर दें? जल अपघटन कर दें, हाइड्रोलाइसिस कर दें। इसकी हाइड्रोलाइसिस करने से ये ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? COOH, यानी आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो। तो सबसे पहले क्या करेंगे? बेंजिल अल्कोहल पर हम PCl5 की रिएक्शन करेंगे। PCl5 की रिएक्शन करने से ये OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा। आप जानते हैं कि जिन यौगिकों में OH समूह होता है वह PCl5 से क्रिया करते हैं और उनका OH समूह किसके द्वारा रिप्लेस हो जाता है? Cl के द्वारा रिप्लेस हो जाता है। तो यहां पर सबसे पहले Cl ग्रुप आ गया तो क्या बन जाएगा? बेंजिल क्लोराइड। अब क्या करेंगे? अब इस पर हम KCN की क्रिया करेंगे। तो KCN की क्रिया करने से क्या होगा? KCl बन जाएगा और हमारे पास CN ग्रुप यहां पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या यौगिक बन जाएगा? बेंजिल साइनाइड। साइनाइड ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस करने पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्राप्त होता है। तो बेंजिल साइनाइड का हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, जल अपघटन कर रहे हैं, तो क्या प्राप्त होगा? COOH ग्रुप। कितने कार्बन की चेन बन गई है? 1 2 कार्बन की चेन। 2 पर कौन सा ग्रुप लग रहा है? फेनिल ग्रुप लग रहा है। तो क्या बन जाएगा? 2-फेनिल इथेनोइक एसिड। तो इस तरह से बेंजिल अल्कोहल से 2-फेनिल एथेनोइक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कैसे प्राप्त करेंगे हम इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल। नाइट्राइल ग्रुप जानते हो कौन सा होता है? CN ग्रुप। कौन सा ग्रुप? CN। तो जैसा अभी आपको बताया कि OH ग्रुप को हमें किससे रिप्लेस करना है? CN के द्वारा। अब OH डायरेक्ट तो CN से रिप्लेस होगा नहीं, तो इसके बीच में हमें एक इंटरमीडिएट कंडीशन बनानी पड़ेगी। कोई भी हैलोजन यहां पर लाना पड़ेगा और हैलोजन को फिर हमें साइनाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखिए यदि हमें साइनाइड ग्रुप लाना होता है तो हम OH ग्रुप को किसी हैलोजन के द्वारा रिप्लेस कर लेते हैं और फिर हैलोजन को साइनाइड के द्वारा रिप्लेस कर लेते हैं। तो यहां पर क्या होगा? इथेनॉल पर हम लाल फास्फोरस और ब्रोमीन की क्रिया करेंगे तो क्या होगा? ये OH ग्रुप रिप्लेस हो गया किसके द्वारा? Br के द्वारा। तो ब्रोमो इथेन बन गया। अब ये इस ब्रोमो इथेन पर KCN की क्रिया करें। जैसे अभी पिछली रिएक्शन में आपको बताया था कि कोई भी हैलोजन ग्रुप है, चाहे Cl है या Br है, वो KCN से रिएक्शन करेगा और हैलोजन ग्रुप यहाँ से हट जाएगा क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक इसमें करेगा वो CN जो न्यूक्लियोफाइल है वो किसको हटा देगा? यहाँ से हैलोजन को हटा देगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा? CN आ जाएगा। अब कितने की चेन है ये? 1 2 3। देखिए यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि हम ये समझते हैं कि कार्बन श्रृंखला में नहीं है, ये कार्बन श्रृंखला में है क्योंकि नाइट्राइल ग्रुप है आपके पास, तो ये श्रृंखला में है। तो 1 2 3 3 कार्बन की चेन है और 3 कार्बन को स्टार्ट कहां से किया जाता है? प्रोप से, क्योंकि साइनाइड ग्रुप का IUPAC नेम नाइट्राइल है, तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रोपेन नाइट्राइल। तो इस तरह से इथेनॉल से क्या प्राप्त हो जाएगा? प्रोपेन नाइट्राइल। राइट। अगला प्रश्न है कैसे बनाएंगे एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। देखिए आपको जब हेलो एरीन के बनाने की विधियां पढ़ाई थी तो उसमें आपको बताया था सैंड मायर अभिक्रिया। याद आ रहा है आपको? सैंड मायर अभिक्रिया के साथ साथ एक आपको और रिएक्शन पढ़ाई थी, डाई एजोटीकरण। डाई एजोटीकरण में क्या होता है? एनिलीन पर हमें सोडियम नाइट्राइट और HCl की क्रिया
0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर हम जब करते हैं तो यहाँ डाई एजोनियम समूह आ जाता है। अब डाई एजोनियम समूह पर यदि हम क्यूप्रस क्लोराइड की क्रिया कर दें तो क्या होगा, यहाँ पर Cl आ जाएगा और क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से हम एनिलीन को क्लोरोबेंजीन में परिवर्तित कर सकते हैं। सेंट मायर अभिक्रिया के द्वारा भी, आपको गाटरमैन अभिक्रिया भी पढ़ाई थी, उसके द्वारा भी हम इसको ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ डिफरेंट रिएक्शंस प्रयोग करके एनिलीन को क्लोरोबेंजीन में परिवर्तित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 2 क्लोरोब्यूटेन से 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन प्राप्त करना है। देखिए अब आपके पास वही स्थिति आ रही है जो आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था। वो क्या था कि चेन अपग्रेड करना है। यहां पर क्या है, आपके पास 2 क्लोरोब्यूटेन है, तो इसका मतलब है 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है जिसमें 2 नंबर पर Cl लगा हुआ है और बाकी सारी वैलेंसीज हाइड्रोजन के द्वारा पूरी हो रही हैं। तो इस तरह से हमें प्राप्त क्या करना है, 3,4 डाइमेथिल हेक्सेन। मीन्स क्या है कि आपको 6 कार्बन की चेन बनानी है। यहाँ पर कैसे बनानी है, 1 2 3 4 5 6 और 3 नंबर पर और 4 नंबर पर 2 मैथिल समूह लगाने हैं। तो हमारे पास कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जहां पर कि जब हम 2 हेलो एल्केन्स को मर्ज करें, जोड़ें और एक हमें एल्केन प्राप्त हो जाए। तो आपको एक पढ़ाई थी वोल्टेज अभिक्रिया, याद आ रहा होगा आपको। वोल्टेज अभिक्रिया एल्किल हैलाइड पर सोडियम की क्रिया ईथर की उपस्थिति में करने पर एल्केन प्राप्त होता है। 2 क्लोरोब्यूटेन, अब 2 क्लोरोब्यूटेन हमने ले लिया, सोडियम की क्रिया कर रहे हैं ईथर की उपस्थिति में, तो जो लिंकेज बनेगा वो कहां से बनेगा, इस Cl के द्वारा बनेगा। तो दोनों Cl वाले ग्रुप आपस में मर्ज हो जाएंगे। तो इस पोजीशन से मर्ज हो गए दोनों, जहां से दोनों Cl वाले ग्रुप। तो जब Cl वाले मर्ज हो गए तो क्या होगा, आपको जो स्थिति मिलेगी मैं आपको करके दिखाता हूं। 1 2 3 4 और ये आपके पास Cl ग्रुप हो गया और ये भी Cl ग्रुप है। इन दोनों को हमने सोडियम के द्वारा मर्ज कर दिया। तो ये पोजीशन दोनों लिंक कहां से हुई, इस वाले कार्बन की इससे लिंक हो गई। तो हमारे पास 6 कार्बन की चेन बन गई ना। तो 6 कार्बन की चेन बनी हुई है यहाँ पर और 3 नंबर और 4 नंबर पर क्या लग रहा है, मैथिल ग्रुप लग रहा है। तो इस तरह से हम क्या प्राप्त कर लेते हैं, इस तरह से हम 2 क्लोरोब्यूटेन से 3,4 डाइमेथिल हेक्सेन प्राप्त कर लेते हैं। कौन सी अभिक्रिया के द्वारा, वोल्टेज अभिक्रिया के द्वारा। अगला प्रश्न है 2 मैथिल 1 प्रोपीन, 2 मैथिल 1 प्रोपीन से 2 मैथिल प्रोपेन आपको प्राप्त करना है। अब याद कीजिए, आप लोगों को मार्कोनी-काफ नियम पढ़ाया था। मार्कोनी-काफ नियम जानते हैं, किसी असममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग होने पर उसका ऋणात्मक भाग द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। यहां पर देखिए कहां न्यूनतम है, इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन है ही नहीं, इस पर 2 हाइड्रोजन है। तो द्विबंध के किस कार्बन पर हाइड्रोजन लगेगा, सेकंड वाले पर लगेगा यहाँ। तो हमने HCl का मार्कोनी-काफ एडिशन किया, तो Cl कहां लग गया, 2 नंबर पर। तो हमारे पास क्या हुआ, 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है एथिल क्लोराइड से प्रोपेनोइक अम्ल बनाना है। अब देखिए वही कंडीशन आ गई जो आपको पिछली रिएक्शंस में बताया था। यहां पर भी आपको चेन अपग्रेड करनी है। अब चेन अपग्रेड करनी है और किससे करनी है, हैलोजन एस को आपको कन्वर्ट करना है, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब आप सोचिए कि यदि हम हैलोजन को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित करना चाहें तो हमें कौन सी स्टेप बीच में लानी होगी। याद करिए, आपको बताया था हैलोजन को रिप्लेस करने के लिए पोटेशियम साइनाइड की रिएक्शन करते हैं एक्वस विलयन में। तो यहाँ पर CN ग्रुप आ जाएगा। फिर इसकी हमें हाइड्रोलाइसिस करनी होती है। हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या होगा कि हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह प्राप्त हो जाएगा। तो क्या करेंगे,
एथिल क्लोराइड पर हम KCN की रिएक्शन करेंगे तो इसका CN कहाँ लग जाएगा, Cl की जगह लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल। अब इसका क्या करेंगे हम, जल अपघटन। जल अपघटन मीन्स हाइड्रोलाइसिस। तो फिर क्या होगा, ये जो CN है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, COOH में। इस तरह से एथिल क्लोराइड पहले किस में कन्वर्ट होगा, प्रोपेन नाइट्राइल में, फिर उसका जल अपघटन करने के बाद किस में कन्वर्ट होगा, वो प्रोपेनोइक अम्ल में, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न होगा आपके पास वो है ब्यूट 1 से N ब्यूटिल आयोडाइड। देखिए ये मार्कोनी-काफ नियम या एंटी मार्कोनी-काफ नियम दो ऐसे नियम हैं, इनसे अधिकांश रिएक्शंस आपकी प्रोसीड होती हैं। अब चूंकि देखिए यहाँ ब्यूट 1 है तो ये कैसा एल्कीन है, असममित है या सममित है। देखिए ब्यूट 1 तो यहाँ देखिए ये असममित एल्कीन का उदाहरण है। सममित होता तो दोनों कार्बन पर बराबर हाइड्रोजन आते, आपको पहले भी हमने लेक्चर्स में बता रखा है। अब इस पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की क्रिया करेंगे पेरोक्साइड की उपस्थिति में। हाइड्रोजन ब्रोमाइड की पेरोक्साइड की उपस्थिति में ही क्यों करेंगे, हम पेरोक्साइड ना ले तो क्या होगा, पेरोक्साइड नहीं लेंगे तो Br सेकंड स्थिति में चला जाएगा। लेकिन हमें बनाना कहां पर है, N मींस नॉर्मल। नॉर्मल का अभिप्राय क्या होता है, नॉर्मल का अभिप्राय होता है पहली वाली पोजीशन पर हमें Br ग्रुप लाना है। तो हमें HBr की रिएक्शन करनी है किसके द्वारा, पेरोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो Br कहां पर चला गया, फर्स्ट पोजीशन पर, 1 ब्रोमो ब्यूटेन प्राप्त हो गया। अब क्योंकि हमें आयोडाइड ग्रुप बनाना है तो आयोडाइड ग्रुप को हमें लाने के लिए हैलोजन विनिमय अभिक्रिया, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन या फिंकेलस्टीन रिएक्शन जिसे कहते हैं, उसका यूज करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन करेंगे शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में। तो ये Br ग्रुप किसके द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, I के द्वारा। तो Br ग्रुप I के द्वारा रिप्लेस हो गया तो क्या बन जाएगा, नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड या N ब्यूटिल आयोडाइड। तो इस तरह से ब्यूट 1 से पहले 1 ब्रोमो ब्यूटेन प्राप्त करेंगे और उसके बाद N ब्यूटाइल आयोडाइड प्राप्त कर लेंगे। अगला प्रश्न है 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल प्राप्त करना है। 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल प्राप्त करना है। अब 2 क्लोरोप्रोपेन, अब सबसे पहले देखिए अभी इसी तरह की रिएक्शन आपको बताई थी। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस Cl ग्रुप को यहां से हटाएंगे और इसकी जगह हम यहाँ पर एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, जो कि बीटा एलिमिनेशन भी कहा जाता है। तो बीटा एलिमिनेशन में चाहे हम यहाँ से हाइड्रोजन हटाएं चाहे यहाँ से, दोनों स्थितियां बराबर हैं। इसलिए बीटा एलिमिनेशन में क्लोरीन तो अल्फा से जुड़ा हुआ है और बीटा स्थिति से हाइड्रोजन हटेगी तो बीटा एलिमिनेशन यहाँ पर होगा और प्रोपीन प्राप्त हो जाएगा। अब प्रोपीन पर क्या करेंगे, आप याद करिए, अभी आपको बताया एंटी मार्कोनी-काफ नियम। एंटी मार्कोनी-काफ नियम में क्या होगा कि जब हम HBr की रिएक्शन पेरोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में करेंगे तो Br ग्रुप कहां जाएगा, पहली पोजीशन पर जाएगा। तो पहली पोजीशन पर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब इस Br ग्रुप को हमें हटाना है किसके द्वारा, OH के द्वारा। किसके द्वारा हटाना है, OH के द्वारा। अब इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर जलीय KOH की क्रिया करेंगे, या हम कह सकते हैं नाभिकीय प्रतिस्थापन क्रिया होगी यहाँ पर जलीय KOH के द्वारा। जलीय KOH से जैसी क्रिया होगी तो Bar ग्रुप OH ग्रुप के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा। एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। इस प्रकार हमें 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल प्राप्त हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में एक बार पुनः आपके पास हम उपस्थित होंगे NCERT के अगले क्वेश्चंस को लेकर। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।